let's start off our discussion with our next subsection, which is related to centrioles. First of all, I would like to ask a question from you about centrioles. स्टेटमेंट है हमारे पास, centrioles are present in A option is lower plants and lower animals, B option is higher plants and lower animals, C option है lower plants and higher animals, and D option है higher plants and higher animals. And the best response to this question is Charlie. अभी इसकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस भी करते हैं. So first of all, let's talk about the introduction of the centrioles. So introduction के हवाले से centrioles ये ऐसे organelles हैं which are present in the higher animals and they can also be present in the lower plants. For example, and liverworts. तो उसके कन्वर्सली समटाइम्स ये लोअर एनिमल्स में एब्सेंट हो सकते हैं, और जैसे कि पोरीफ्रेंस में और नाइडेरियंस में ये एब्सेंट हो सकते हैं, और हायर प्लांट्स में भी ये एब्सेंट हो सकते हैं. सो यू सीन हियर कि हायर एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं लेकिन लोअर एनिमल्स में दे मे बी एब्सेंट. सिमिलरली लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं लेकिन हायर प्लांट्स में दे मे बी एब्सेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the location of the centrioles. You seen here, pair of centrioles is located in the cytoplasm near nucleus in the region labeled as centrosome at right angle to each other. अब just imagine करें कि इससे ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम. सो दिस इज द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोसोम. इस रीजन में सेंट्रियोल्स का एक पेयर मौजूद होता है जिसमें दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे के राइट एंगल पे मौजूद होते हैं, राइट. एंड ये जो पेयर है सेंट्रियोल्स का, इट एक्चुअली डुप्लीकेट्स बिफोर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से पहले ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली डुप्लीकेट हो जाता है, एंड वन पेयर माइग्रेट्स टू ईच पोल. यहां पे कीवर्ड क्या है? ईच पोल. सो सेल डिवीजन से जस्ट पहले यही पेयर डुप्लीकेट होगा, ये पेयर डुप्लीकेट होगा और एक पूरे का पूरा पेयर वो हर पोल की तरफ मूव कर जाएगा. सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल पेयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स फिर उसके अंदर दो सेंट्रियोल्स के पेयर्स होंगे, वन एट द ईच पोल. जैसे कि इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं, यू हैव गॉट द न्यूक्लियस. ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये जो रीजन है ये सेंट्रोसोम है, रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड. और यहां पे आप देख सकते हैं कि दो सेंट्रियोल्स ये एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े हुए हैं. And next I have got few questions for you people. इससे पहले कि मैं आपके सामने questions present करूं या statements present करूं, I would like to give you the options. A option is 0, B option is 1, C option is 2 and D option is 4. केयरफुली स्टेटमेंट्स को रीड करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारे पास, नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन डिवाइडिंग प्लांट सेल इज. अब प्लांट सेल है हमारे पास, तो प्लांट सेल डिवाइडिंग हो या नॉन डिवाइडिंग हो, उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स की तादाद है इट हैज टू बी 0. सो इस डिवाइडिंग से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स की तादाद 0 है. नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ सेंट्रोसोम्स इन डिवाइडिंग प्लांट सेल. सो चूंकि अगेन प्लांट सेल आ गया तो सेंट्रोसोम्स की जो तादाद होगी वो भी 0 होगी. अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन एज वेल. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स. क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल. अब एक ऐसा सेल है जो कि एनिमल सेल और है भी नॉन डिवाइडिंग, तो उसके अंदर सेंट्रियोल्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स देयर वुड बी 2 सेंट्रियोल्स. चार्ली इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. फिर नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर्स इन डिवाइडिंग एनिमल सेल. अब एक तो सेंट्रियोल पेयर्स के बारे में पूछा गया है और वो भी डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर पूछा गया है, तो हमें पता है कि डिवीजन से जस्ट पहले जो सेंट्रियोल के पेयर्स है, सेंट्रियोल का जो पेयर है ये डुप्लीकेट हो जाता है. सो डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर बेसिकली 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी
चार्ली अगेन, सो 2 इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ सेंट्रोसोम्स इन डिवाइडिंग एनिमल सेल्स। अगर 2 पेयर्स हैं तो ऑफ कोर्स वो 2 सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होंगे, सो बेस्ट रिस्पॉन्स इस केस में भी होगा चार्ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई हैव गॉट few little bit more difficult questions for you people। इसमें हमारे पास अब जो ऑप्शंस हैं, A ऑप्शन इज 27, B ऑप्शन इज 36, C ऑप्शन इज 54 एंड D ऑप्शन इज 108। पहले नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल इज। यहां पे कीवर्ड क्या है, इन अ सेंट्रियोल, और एक और कीवर्ड क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एक सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद पूछी गई है। अब इसकी जो फर्दर डिटेल है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं एक ही टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा जो कि आपको ये सारे के सारे नंबर्स एग्जाम में प्रिसाइजली पिक करने के लिए हेल्प करेगा। बहरहाल एक सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद है दैट इज 27। अल्फा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल पेयर इज। अब एक सेंट्रियोल पेयर पूरे की बात आ गई है और उसके अंदर अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद कितनी है। ऑफ कोर्स अगर एक सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स 27 है तो सेंट्रियोल का अगर पेयर होगा उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद एग्जैक्टली डबल हो जाएगी, विच विल टर्न आउट टू बी 54। And then we have got another statement, the number of microtubule triplets। अब कीवर्ड क्या है, microtubule triplets, the number of microtubule triplets present in centrioles of a dividing human cell। अब एक डिवाइडिंग ह्यूमन सेल है और उसके अंदर हम माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स देखना चाह रहे हैं। अब एक डिवाइडिंग ह्यूमन सेल के अंदर सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, देयर आर 4 सेंट्रियोल्स, क्योंकि 2 पेयर्स होते हैं, राइट। और एक सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स कितने होते हैं, देयर आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन 1 सेंट्रियोल, जिसका यह मतलब हुआ कि 4 सेंट्रियोल्स में माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की तादाद कितनी होगी, 36। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब कीवर्ड क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल। अब एक डिवाइडिंग ह्यूमन सेल के अंदर सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, अगेन 4 सेंट्रियोल्स होते हैं, और एक सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, देयर आर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो हमारा जो आंसर होगा वो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, विच टर्न्स आउट टू बी 108। सो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। Wait for a while. Don't get worried if you got these questions wrong, because I know that you have never learned to see the things so much precisely and deeply. But that's required for the exam. So अभी मैं आपको एक just simple सा table construct करवाऊंगा and very easily आप इन सारे questions को या इस तरह के questions को answer कर पाएंगे। So now let's talk about the structure of the centrioles. सो अगर हम एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन देखें, जस्ट इमेजिन करें कि अगर मैं ये कहूं कि ये एक सेंट्रियोल है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, इसके क्रॉस सेक्शन में मुझे क्या नजर आएगा, राइट। सो इन दिस क्रॉस सेक्शन आई वुड बी एबल टू सी द 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। सो आपने याद रखना है कि एक सेंट्रियोल में, सो एक सेंट्रियोल के लिए फिगर्स आप याद रखें, इन वन सेंट्रियोल देयर आर 9 triplets of microtubules, 9 triplets of microtubules, या आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। बस ये 2 फिगर्स आपने याद रखने हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह से भी एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मुलेट करे, आपने सेंसिबली इंटरप्रेट करके उस क्वेश्चन को आंसर कर देना है। सो इसमें आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रिपलेट है एंड देयर इज अनदर ट्रिपलेट, और कलेक्टिवली यहाँ पे ये 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन के अंदर। सिमिलरली ये एक और सेंट्रियोल है, इसमें भी सिमिलरली ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स ही हैं। लेकिन अब देखिए अगर ट्यूब्यूल्स को हम काउंट करें तो चूंकि एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 27। सो वंस अगेन कंक्लूसिव पॉइंट इज, एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
और यहाँ पे ये भी देखें कि जो यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला है, इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो कंपेरेबल है विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। और बाय द वे यूकैरियोट्स में अगर सिलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे तो बेसिकली उनकी फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स ही ने हेल्प की होती है, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी कंपेरेबल होता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल्स। और सीलियम और जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे हैं सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद फ्लैजेलम में क्या फर्क होता है कि बेसिकली जो फ्लैजेलम है दिस इज जस्ट अ जाइंट साइज सीलियम, राइट। सो ये एक जाइंट साइज सीलियम है, दोनों का सिर्फ साइज का फर्क है, अदरवाइज इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दैट इज कंपेरेबल। अब हमारे पास ये एक टेबल है जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मेमोराइज करवा देगा। सो इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव एंटिटी, और उसके बाद फिर हम उस एंटिटी का काउंट देखेंगे इन अ नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल, और उसके बाद फिर हम उसका काउंट देखेंगे इन द डिवाइडिंग एनिमल सेल। ऑफ कोर्स ये जितनी भी एंटिटीज यहाँ पे मेंशन्ड हैं दे आर ऑल अबाउट द सेंट्रियोल्स, एंड सेंट्रियोल्स प्लांट्स में तो वैसे ही एब्सेंट हैं। सो जिस मर्जी एंटिटी के बारे में पूछें कि डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग प्लांट सेल में इसका काउंट कितना है, आंसर हमेशा 0 रहेगा। हाँ, कॉम्प्लिकेशन आती है जब एनिमल सेल के बारे में इनका काउंट पूछा जाता है। सो इसके लिए हम 1 बाय 1 इन सब के काउंट को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रोसोम। एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर जस्ट एक ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि एक डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां पे अब 2 रीजन्स होंगे, हर रीजन में एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होगा। सो बेस्ट रिस्पांस इज 2 फॉर द सेंट्रोसोम्स इन द डिवाइडिंग एनिमल सेल। उसके बाद फिर पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स कितने होंगे? एक सेंट्रोसोम में चूंकि एक पेयर होता है, सो लिहाजा नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में जस्ट एक ही पेयर है सेंट्रियोल्स का, जबकि डिवाइडिंग एनिमल सेल्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स होंगे। अब थर्ड नंबर पे अगर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स की बजाय स्ट्रेट अगर सेंट्रियोल्स का पूछा जाए तो नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि डिवाइडिंग एनिमल सेल के अंदर 4 सेंट्रियोल्स होते हैं, चूंकि इसके अंदर 2 पेयर्स हैं और हर पेयर के अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं। उसके बाद फिर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। अब हमें पता है कि एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स, राइट। सो अब अगर एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल्स की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। एक के अंदर ट्रिपलेट्स कितने हैं? 9। सो एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की तादाद सेंट्रियोल्स में कितनी होगी? दैट वुड बी
18। और इसी तरह से अगर डिवाइडिंग एनिमल सेल है तो डिवाइडिंग एनिमल सेल में टोटल सेंट्रियोल्स कितने होंगे? 4। एक सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स कितने हैं? 9। सो टोटल जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की तादाद है एक डिवाइडिंग एनिमल सेल में, दैट विल टर्न आउट टू बी 36। इसी तरह से अगर हम स्ट्रेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें इंस्टेड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, तो हमें पता है कि एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सो अगर एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल है उसके अंदर चूंकि दो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, तो लिहाजा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का टोटल काउंट है एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में इट विल टर्न आउट टू बी 54। जबकि अगर डिवाइडिंग एनिमल सेल है, डिवाइडिंग एनिमल सेल में हमें पता है कि जो सेंट्रियोल्स की तादाद है वो टोटल 4 है, क्योंकि इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं, हर पेयर में 2 मेंबर्स, राइट। सो अगर 4 सेंट्रियोल्स हैं, एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तो 4 में 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 108। सो अगर आपसे पूछा जाए कि डिवाइडिंग एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की कुल तादाद कितनी होगी, आंसर विल टर्न आउट टू बी 108। सो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल। तो इस टेबल की मदद से आप जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, वो आप वेरी इजीली आंसर कर सकते हैं ऑन योर फाइनल एग्जाम। अब नेक्स्ट हम सेंट्रियोल्स के फंक्शंस पे बात करते हैं। फंक्शंस के हवाले से यू सीन हियर दे फॉर्म द माइटोटिक अपरेटस इन एनिमल्स। याद रखिएगा कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये एनिमल्स में माइटोटिक अपरेटस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एनिमल्स में जो माइटोटिक अपरेटस है वो किस किस चीज से मिलकर बना है? नंबर 1 सेंट्रियोल्स, नंबर 2 एस्टर्स एंड नंबर 3 स्पिंडल्स। सो बेसिकली ये 3 एंटिटीज से माइटोटिक अपरेटस कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है इन द एनिमल्स, राइट। और उसके बाद फिर स्पिंडल्स भी जो है ये 2 तरह के होते हैं, पोलर और काइनेटिक स्पिंडल्स होते हैं। व्हाइल द माइटोटिक अपरेटस ऑफ द प्लांट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्पिंडल्स ओनली। सो प्लांट्स के अंदर एस्टर्स भी नहीं होंगे और इसके अलावा ये सेंट्रियोल्स भी नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट्स के जो माइटोटिक अपरेटस है इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द स्पिंडल्स। अब यहां पे एक ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं तो फिर वहां पे ये स्पिंडल्स कहां से बनेंगे? तो आंसर ये है कि स्पिंडल्स बेसिकली बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो प्लांट्स में चूंकि सेंट्रियोल्स होते नहीं हैं तो उसमें ट्यूबुलिन की जो मोनोमर्स हैं वो साइटोप्लाज्म ही में पड़े होते हैं। सो समहाउ जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वही ट्यूबुलिन मोनोमर्स पॉलीमराइज होकर स्पिंडल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये बात बहुत अहम है याद रखना कि एनिमल्स के माइटोटिक अपरेटस में सेंट्रियोल्स, एस्टर्स और स्पिंडल्स तीनों चीजें होती हैं, जबकि प्लांट्स का माइटोटिक अपरेटस सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल्स पे मुश्तमिल होता है। अभी हम इसको आगे चल के एक डायग्राम के साथ भी कोरिलेट करेंगे। इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं इसके सेंट्रियोल के? तो इसमें सेंट्रियोल्स दे डिसाइड द लोकेशन ऑफ फर्विंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ फर्विंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन? सो आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी सेंट्रियोल्स। इसके बाद फिर ये साइटोस्केलेटन का भी पार्ट है विच इज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। और उसके बाद फिर दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इन द यूकैरियोटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है उसका कोई सीलिया फ्लैजेला है, दे वुड नेवर बी हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल्स। सो वहां पे जो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एब्सेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजेला फ्लैजेलन प्रोटीन से बना होता है, वहां पे कोई भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल्स। और यहां पे इस फोटोग्राफ में आप देख भी सकते हैं कि एक डिवाइडिंग एनिमल सेल है और इस डिवाइडिंग एनिमल सेल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 पोल्स हैं और हर पोल पे एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सो यू हैव गॉट द 2 सेंट्रोसोम्स, एक ये सेंट्रोसोम है और दूसरा ये सेंट्रोसोम है, और हर सेंट्रोसोम में इन टर्न 2-2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। सो इस डिवाइडिंग एनिमल सेल में टोटल 4 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। और इसमें फिर आप ये भी देखें कि जो माइटोटिक अपरेटस है इस एनिमल सेल के अंदर ये 3 चीज़ों से बना है। एक एस्टर्स है, सो यू हैव गॉट द एस्टर्स ऑन बोर्ड, तो यहाँ पे ये लेबल्ड है एस्टर्स, और दूसरे नंबर पे सेंट्रियोल्स और तीसरे नंबर पे स्पिंडल फाइबर्स।
So esters, centrioles and the spindle fibers, they collectively constitute the mitotic apparatus in the animal cells. अब plant cells के अंदर चूंकि ये centrioles absent हैं, लिहाजा ये esters भी absent होंगे. So plants में जो mitotic apparatus है, it's comprised of the spindles only. और वो जो spindles हैं वो tubulin monomers की polymerization से बनेंगे during the cell division. And that's all about the centrioles. I hope that you enjoyed the process of learning about centrioles with me. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं. हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं,
जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज